अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रोपोर्शन का, ठीक है, तनासुब का, रिलेशन का, ठीक है। जब एक चीज़ का दूसरी के चीज़ के साथ रिलेशन ये है तो तीसरी का चौथी के साथ रिलेशन क्या होगा, ठीक है। प्रोपोर्शन के हवाले से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लें। अच्छा, प्रोपोर्शन के अंदर हमेशा हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, एक लेबर, दूसरा टाइम, तीसरी प्रोडक्शन। हमें जो भी स्टेटमेंट मिलेगी उनमें या तो दो मिलेंगी या तो तीन मिलेंगी, लेबर होगी, टाइम होगा, प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन के लिए लफ्ज़ या वर्ड्स कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किलोमीटर, वॉल्स बनाई, ठीक है, दीवार बनाई, गंदम उगाई। टाइम के लिए मिनट, सेकंड, आवर, मंथ, डेज, वीक्स, ईयर्स, ये सारे। लेबर के लिए वर्कर्स, स्टूडेंट्स, जो भी आपको नाउन नज़र आएगा वो लेबर होगी हमारे पास। इसके अंदर दो रिलेशन होते हैं, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन के जो एरोज होते हैं वो दोनों अपवर्ड होते हैं और इनडायरेक्ट रिलेशन के एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है, ठीक है जी। इसके बाद हम देखें कि हमारे पास लेबर और टाइम का जो भी रिलेशन होगा वो हमेशा इनडायरेक्ट होगा। लेबर और टाइम का जो रिलेशन होगा वो हमारे पास हमेशा इनडायरेक्ट होगा, एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे की तरफ होगा जी। अभी जस्ट आप चीज़ों को समझते जाएं, जब हम क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब आपको ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो लेबर का हमेशा जो एरो होता है वो एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। लेबर और प्रोडक्शन का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, दोनों डायरेक्ट में हमेशा दोनों अपवर्ड होते हैं। टाइम और प्रोडक्शन का भी हमेशा डायरेक्ट होता है। क्या मतलब? लेबर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वर्क करने में टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर लेबर कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये इनडायरेक्ट है। आपको पता है लेबर ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, यानी कि काम करने वाले मज़दूर ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर कोई काम करने पे टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब तब भी क्या होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो इसको सिंपल वे में याद रखने का तरीका यह है कि अगर लेबर और टाइम का रिलेशन आए तो वो इनडायरेक्ट होता है, इसके अलावा सारे डायरेक्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। आपको ये सवाल समझ आ गया होगा जी। पहला सवाल देखें जी, बहुत इजी है। इफ़ 16 वर्कर्स कैन फिनिश अ जॉब इन 3 आवर्स, 16 मज़दूर हैं, वो कोई काम करते हैं 3 घंटे में ख़त्म कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक 5 वर्कर्स? तो अगर वही पहले कितने थे जी, 16 मज़दूर थे, वो 3 घंटे लगाते थे। अगर 5 मज़दूर हों, हाउ लॉन्ग, कि उन्हें कितना टाइम लगेगा। हम सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे जी, वर्कर्स। वर्कर्स और आवर्स। पहले देखें 16 है, आवर्स कितने लग रहे थे, 3। इसके बाद हाउ लॉन्ग शुड इट टेक 5 वर्कर्स, फिर उसने बताया 5 वर्कर और आवर्स हमने मालूम करने, इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या रख ली, x रख ली, ठीक है। एक और बात याद रखें, जो भी वैल्यू मालूम करनी होती है उसका जो एरो होता है वो हमेशा अपवर्ड लगाना है आपने, उसका एरो आपने हमेशा क्या लगाना है, अपवर्ड। किसी भी सवाल के अंदर जो वैल्यू मालूम करनी है उसका एरो आपने हमेशा क्या लगाना है जी, अपवर्ड लगाना है। इसके बाद आपको पता है कि आवर और वर्कर का, यानी कि टाइम और लेबर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है जी, इनडायरेक्ट। अगर ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगा। देखें, हमने कोई भी जो एरो लगाना है ना वो हमेशा जो वैल्यू मालूम करनी होती है उसके हिसाब से ही लगाते हैं। अगर ये एरो अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगा, क्योंकि आवर और वर्कर के दरमियान जो रिलेशन होता था वो इनडायरेक्ट होता था। यानी कि लेबर है, ये वर्कर और लेबर है, टाइम हमारे पास आवर है, तो इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। और मैंने बताया कि जो वैल्यू मालूम करनी होती है उसका जो एरो होता है वो हमेशा ही अपवर्ड होता है। जो भी वैल्यू मालूम करनी है उसका एरो हमेशा अपवर्ड होता है। अगर ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड क्यों होगा? क्योंकि इसके और इसके दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए आपको पता है कि इनडायरेक्ट रिलेशन में एक एरो अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है। अगर हमने इसको अपवर्ड लगा दिया तो इसको डाउनवर्ड लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमारे पास इसमें, इसके बाद वैल्यूज़ को लिखना कैसे है। जो भी हमारे पास एरो होता है उसकी जो टेल होती है उसकी वैल्यू ऊपर आती है और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद हम क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। अब देखें टेल किस साइड पे है, एक्स ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा। इतनी बात समझ आ गई। जो हमारे पास एरो होता है उसकी जो टेल होती है हमेशा वो वैल्यू ऊपर आती है। यहाँ पे टेल एक्स पे है तो वैल्यू ऊपर, यहाँ पे टेल 16 पे है तो वैल्यू ऊपर, और दरम्यान में क्या आता है जी, इक्वल आता है। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों, यहाँ पे वर्कर, आवर और प्रोडक्शन होता, तो पहले में इक्वल लगता है और बाद वालों में मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये 5 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। आपको पता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी 48 इज़ इक्वल टू 5x। 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया। इसके बाद हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये x, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 9.6 आएगी। मैं कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लूँ, 48 डिवाइडेड बाय 5 तो 9.6 ही आती है हमारे पास। अब दोबारा सवाल समझे, अगर 16 मज़दूर कोई काम 3 घंटे में करते हैं तो 5 मज़दूर कितने घंटे लगाएंगे, 9.6 लगाएंगे। ठीक है, इस सवाल से आपको कॉन्सेप्ट भी सारा समझ आ गया, वैल्यूज़ को पुट किस तरह करते हैं ये भी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा है, 30 व्हेन कंज्यूम ऑफ फूड इन 45 डेज़। 30 आदमी यानी कि जो खाना खाते हैं, जो उनके पास खुराक है, उन्हें 45 दिन के लिए खुराक है दिया वो। हाउ लॉन्ग विल द सेम फूड लास्ट इफ़ देर आर 25 मैन। कहता है अगर खुराक फिर वही हो जितनी 30 बंदों के लिए 45 डेज़ के लिए थी, तो अगर 25 लोग हों तो वो खुराक कितने दिन इस्तेमाल की जा सकती है, या फूड कितने दिन इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक आ गया जी मैन और दूसरा हमारे पास आ गया जी डेज़। मैन और डेज़, पहले 30 मैन थे, 45 डेज़ की उनके पास फूड थी, खुराक थी। फिर उसने बताया जी हाउ विल द सेम फूड लास्ट इफ़ देर आर 25 मैन। अगर 25 मैन हो तो फूड कितने दिन चलेगी। आपको पता है जो भी ये हो इसको आपने बगैर सोचे समझे डायरेक्ट अपवर्ड लगा देना। ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है, जो वैल्यू मालूम करनी होती है उसका एरो हमेशा अपवर्ड लगा देना। इसके बाद देखें मैन और डे का, देखें आदमी ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे, आदमी कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। अगर ये नहीं समझ आया तो आपको मैंने पहले समझाया था कि मैन और डेज़ यानी कि लेबर और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में एक चीज़ बढ़ रही होती है और दूसरी कम हो रही होती है। अगर हमने ये अपवर्ड लगा दिया है तो ये डाउनवर्ड लगेगा। इसके बाद वैल्यूज़ किस तरह पुट करती हैं, जो इसकी टेल वाली वैल्यू क्या है जी, 30 ओवर 25 एक्स ओवर 45। ठीक है, इससे आगे जो सवाल है वो आप खुद हल करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सोल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लिखा हुआ है जी इन अ फोर्ट देर इज़ प्रोविजन फॉर 1000 मैन फॉर अ वीक। मतलब कि कोई खुराक है, ठीक है, वो 1000 मैन के लिए फॉर अ वीक है जी, यानी कि 1000 के लिए कितनी है जी, 7 दिन की पड़ी हुई है। हाउ लॉन्ग विल द फूड नाउ लास्ट इफ़ 500 एडिशनल मैन आर देयर इन दी फोर्ट। ठीक है, तो अगर कोई किला है, किले के अंदर 1000 बंदा रहता है, 1000 आदमी रहते हैं, उनके जो खुराक है वो 1 हफ़्ता गुजारती है, जो भी खुराक है। वो कहता है कि अगर 500 और आ जाए, 1000 में 500 और ऐड कर दिया जाए एडिशनल, तो वो खुराक कितने दिन चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि एक तो इसमें मैन है और दूसरा क्या है जी, डेज़ है। पहले 1000 मैन था, उनके लिए जो खुराक थी वो 7 दिन की थी, क्योंकि 1 वीक की बात हो रही है। अगर इसमें 500 और ऐड कर दिया जाए तो ये 1500 बन जाता है, और डेज़ कितने होंगे ये हमने निकालना है। तो आपको पता है जिसमें एक्स हो, जिसमें वैल्यू मालूम करनी हो, उसका हमेशा जो एरो होता है वो अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है। और आपको पता है लेबर और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए ये डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आपको पता है कि जो भी एरो की टेल होती है वो वैल्यू हमेशा ऊपर लिखते हैं, दूसरी वैल्यू हमेशा नीचे आती है।
तो ये आ गई x/7, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में निकाली गई थी। वैल्यू निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। इसके बाद हमारे पास सवाल है जी 4 men कैन ईट 10 kg शुगर इन 2 days। 4 आदमी हैं, वो 10 kg शुगर खाते हैं 2 दिनों में। हाउ लॉन्ग विल 6 men टेक टू ईट 20 kg। तो 6 बंदे 20 kg जो शुगर है वो कितने दिनों में खाएंगे। तो सबसे पहले 4 men, इसमें एक तो लफ्ज़ मैन इस्तेमाल हुआ है, दूसरा हमारे पास केजी इस्तेमाल हुआ है और तीसरा हमारे पास डेज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ इस्तेमाल हुई हैं। देखें पहले कितने मैन थे, 4 मैन थे, केजी कितना था 10 और डेज़ कितने थे 2। उसके बाद हमारे पास मैन 6 थे। हाउ लॉन्ग विल 6 men टेक टू ईट 20 kg, और इसके बाद कितने दिन लगेंगे, ये हमें वैल्यू हमने मालूम करनी है। हमने पहले जितने भी रिलेशन किए वो 2 का रिलेशन था, अब 3 का रिलेशन आ जाए। जो 2 का रिलेशन है वो MCQs वगैरह में पूछा जाता है, और जो 3 का रिलेशन है ये CSS का जो एबिलिटी पोर्शन है उसमें पूछा जाता है, ठीक है जी। देखें आपको पता है जो वैल्यू मालूम करनी हो इसका रिलेशन हमेशा डायरेक्ट होता है जी। अच्छा, अब इन दोनों का आपके जहन में आ रहा होगा कि इसका इसके साथ मालूम करेंगे, इसका इसके साथ मालूम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वैल्यू मालूम करनी हो पहले हम केजी का भी डेज़ के साथ देखेंगे और मैन का भी डेज़ के साथ देखेंगे। आपको पता है प्रोडक्शन का टाइम के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, और लेबर का टाइम के साथ जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, टाइम का प्रोडक्शन के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, इसलिए हमने एरो अपवर्ड लगा दिया। टाइम का जो लेबर के साथ रिलेशन होता है वो हमेशा इन्वर्स होता है, या आप कह लें इनडायरेक्ट होता है, इसलिए हमने एरो डाउनवर्ड लगा दिया। अच्छा जी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4/6, इसकी वैल्यू क्या आएगी 20/10, इसकी वैल्यू क्या आएगी x/2। जो वैल्यू मालूम करनी होती है उसके बाद इक्वल लगाते हैं और बाकी 2 वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, ठीक है। जो वैल्यू मालूम करनी होती है उसके फ़ौरन बाद हम क्या लगा देते हैं इक्वल, और बाकी 2 वैल्यूज़ में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। जो वैल्यू मालूम करनी होती है उसे या तो स्टार्ट में रखें या तो एंड पे रखें, दरमियान में ना रखें, ठीक है। ये बात समझ आ गई। ये देखें ये 0 0 से कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पे हमारे पास बच गया जी 4/3 इज़ इक्वल टू x/2, ठीक है जी। 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो आगे हमारे पास 8/3 इज़ इक्वल टू x। डिवाइड कर देते हैं जी, 8 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ गया जी 2.66 इज़ इक्वल टू x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। चलें जी, अब आते हैं हम पास्ट पेपर की तरफ। फ्रॉम पास्ट पेपर से ये 2 सवाल उठाए गए हैं। ये आया जी 2017 में आया हुआ है, और ये हमारे पास जो नीचे वाला सवाल है ये 2020 में आया हुआ है। मैं 17 वाले को बाद में सॉल्व करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ये 2 पे इम्प्लीमेंट होता है डायरेक्टली। ये बहुत सिंपल है, इसको सोल्व करते हैं। पहले लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ 50 men कैन कंस्ट्रक्ट अ 20 किलोमीटर रोड इन 40 days। यानी कि 50 लोग हैं, उन्होंने 20 किलोमीटर रोड बनाना है, कितने दिनों में 40 दिन में बना लेते हैं जी। हाउ लॉन्ग विल 70 men टेक टू कम्प्लीट द सेम लेंथ ऑफ द रोड। तो कहते हैं जो रोड की लेंथ है वो फिर सेम है, पहले भी 20 किलोमीटर थी अब भी 20 किलोमीटर है। तो हाउ लॉन्ग विल 70 men टेक टू कम्प्लीट, तो 70 आदमी कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास सवाल है। देखें इस सवाल को सोल्व करते हैं। इसमें एक तो उसने मैन बोला है और दूसरा हमारे पास डेज़ है। अच्छा, इस सवाल में उसने आपको घुमाने के लिए एक चीज़ बता दी है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। टू कंप्लीट द सेम लेंथ ऑफ रोड, जो पहले रोड था अब भी वही है। तो इसका मतलब है जब 2 चीज़ें सेम आ जाएं तो वो क्रॉस हो जाती हैं। ये बात याद रखिएगा, प्रोपोर्शन के अंदर वो कट हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैन और डेज़ को लिया जाएगा, रोड को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि रोड पहले भी 20 था अब भी 20 है। आपको पता है जब उसका रिलेशन बनेगा तो 20/21 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम रोड को कंसीडर नहीं करेंगे इस सवाल के अंदर।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। पहले मैन थे 50, डेज थे 40 डेज। फिर कितने मैन थे जी? 70 थे, और डेज हमारे पास थे जी मालूम करने हमने। ठीक है, इतना सा सवाल है हमारे पास, 2020 में आया। सिंपल सा ये है, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा क्या है, उसके बाद टू फाइंड क्या करना है, उसके बाद आप सोल्यूशन इस तरफ आएंगे। ठीक है, अब देखें लेबर और टाइम के दरमियान जो पहले हमने पता है जो वैल्यूज़ मालूम करनी है उसका जो एरो होता है वो हमेशा अपवर्ड लगाते हैं, लगा दिया। इसके बाद आपको पता है जो लेबर है उसका टाइम के साथ जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका अगर ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगा। देखिए वैल्यूज़ क्या आएगी, 50/70 इज़ इक्वल टू x/40। देखें ये 0 0 से कैंसिल क्या आ गया जी, 5/7 इज़ इक्वल टू x/40। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद 40 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, 5 × 40/7 इज़ इक्वल टू x। आपको पता है 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, नीचे 7 आ गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 28.571 इज़ इक्वल टू x। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर था डायरेक्टली, जो क्वेश्चन नंबर 2 जो 2020 के CSS के एबिलिटी पोर्शन में आ चुका है। देखें ये क्वेश्चन तो हमारे पास है तो प्रोपोर्शन का है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। ठीक है, उसका पूछने का अंदाज़ बहुत अजीब है। ठीक है, और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, समझे ज़रा। अ स्कूल हैज़ इनफ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 52 डेज़। एक स्कूल है उसके पास कुछ फूड है, कुछ खुराक है 52 डेज़ के लिए। आफ्टर 20 डेज़ अ ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट्स अराइव्स। कहता है कि वो टोटल कितने दिनों की खुराक है, 52 डेज़। कहता है 20 दिन गुजरते हैं ना तो उस 400 स्टूडेंट और आ जाता है स्कूल के अंदर। एंड द फूड वुड हैव लास्ट फॉर 24 डेज़ ओनली। अब जो 20 डेज़ के बाद जो लोग आए हैं वो 400 आए हैं। ठीक है, पहले वाले जो बच गए हैं उनको और बाद वाले आए हैं उनको मिला के अब जो खुराक है वो सिर्फ 24 डेज़ की बच गई है। नाउ हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल एक्चुअली। आप बताएं कि स्कूल के अंदर बच्चे हैं कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं। 400 बाद में आया, पहले कितने थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्टूडेंट इन हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में कितने थे जी, x थे। आफ्टर 20 डेज़ देखें जी टोटल कितने डेज़ थे, 52 डेज। कहता है ये आफ्टर 20 डेज़। आफ्टर 20 डेज़ जो फूड लेफ्ट रह गया, यहाँ पे लिख देते हैं फूड लेफ्ट फॉर स्टूडेंट्स। देखें जी पहले कितने थे, 52 माइनस 20, ये आ जाता है हमारे पास 2 में से 0 निकाला 2, 5 में से 2, 3 आ गए। ठीक है, देखें पहले हमारे पास जो खुराक थी वो थी 52 डेज़ की। 20 दिन बाद जो खुराक बच जाती है वो 32 डेज़ की बच जाती है। ठीक है, ये 32 डेज़ की उनके लिए बच गई है जो पहले से मौजूद थे। सवाल दोबारा समझे ज़रा। अ स्कूल हैज़ इनफ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 52 डेज़। एक स्कूल के पास जो खुराक है ना वो 52 डेज़ की है। आफ्टर 20 डेज़ यहाँ तक सवाल अभी यार। तो कहता है जी 52 डेज़ थी 20 दिन बाद। इसका मतलब है 20 दिन बाद पहले 52 डेज़ की थी, 20 दिन बाद अब जो खुराक बच गई है वो 32 डेज़ की बच गई है, जो पहले से लोग मौजूद हैं, जो पहले से स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, 32 डेज़ की। लेकिन होता यह है कि अ ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट्स अराइव्स। आफ्टर अराइविंग 400 स्टूडेंट्स। कहते हैं जी 400 बच्चे के और आने के बाद
जो खुराक बच गई है वो 24 डेज़ की बच गई है। इतना क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वो कहता है पहले कुछ बच्चे थे, हमें नहीं पता स्टूडेंट्स कितने थे स्कूल के अंदर, वो नहीं पता, उनके लिए जो खुराक थी ना वो 52 डेज़ की थी। तो कहता है 20 दिन बाद, 20 दिन बाद मतलब बाकी कितने बच गए, 32 डेज़। अब जो खुराक पहले बच्चों के लिए थी ना वो 32 डेज़ की थी, बच गई थी, लेकिन हुआ ये कि 400 स्टूडेंट्स और आ गया। 400 स्टूडेंट्स के आने से अब जो खुराक बच गई है वो 24 डेज़ की है, क्योंकि पहले वाले भी मौजूद हैं, बाद में 400 और आ गया, तो अब खुराक कितने दिनों की बच गई है, 24 डेज़ की बच गई है। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन से ही हमारा सवाल होना है जी। अब देखें हमारे पास जो खुराक थी ना, जो पहले से बच्चे मौजूद थे उसको हमने क्या लेट किया हुआ है, लेट द स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग। जो बच्चे स्टार्टिंग में मौजूद थे उनके लिए जो खुराक बच गई है वो 32 डेज़ की बच गई थी। ऐसी है, जो पहले से हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद थे उनके लिए जो खुराक बच गई थी वो 32 डेज़ की बच गई थी, लेकिन हुआ ये कि जो पहले से मौजूद हैं उनमें 400 और आ गए। जो पहले से स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनमें 400 और आ गए, और अब खुराक बच गई है 24 डेज़ की। सवाल ये इक्वेशन समझें कि मैंने इक्वेशन कैसे बनाई है। जो पहले से बच्चे मौजूद थे वो x थे, 20 दिन बाद जो खुराक बच गई है वो 32 डेज़ की बच गई है। हुआ ये कि 400 बच्चे और आए, अब खुराक बच गई है 24 दिनों की। तो जो पहले से बच्चे मौजूद थे उनके लिए खुराक थी 32 डेज़ की, लेकिन हुआ ये कि जो पहले से मौजूद थे उनमें 400 और ऐड हो गए। अब जो खुराक बच गई है वो 24 डेज़ की बच गई है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि स्कूल के अंदर एक्चुअली बच्चे हैं कितने थे। तो देखें ये आ गया जी हमारे पास 32x इज़ इक्वल टू 24 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24x, 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 400 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 9600। 24 को 400 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा जी ये 24x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। थर्टी 32x में से 24x निकाल दें, ठीक है, 32 में से 24 निकाल दें, कितने बच गए हमारे पास 8x, 9600। 8 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1200 बन जाएगा। तो इसका मतलब है टोटल स्कूल के अंदर कितने बच्चे थे जी, 1200 बच्चे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आया, थोड़ा सा टेक्निकल था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी सवाल का जवाब गलत लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएं, अगर कोई सवाल समझ नहीं आया तब भी कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रोपोर्शन के हवाले से जो भी सवाल थे, टेक्निकल थे या सिंपल थे, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए।